नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले गंभीर उम्मीदवारों के लिए एक निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन 11 दिसंबर यानी रविवार को सुबह 11 बजे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर विशेष रूप से किया जा रहा है। इस वर्कशॉप का विषय है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्टडी प्लान, बुक लिस्ट और करंट अफेयर्स की तैयारी की रणनीति। जो भी विद्यार्थी इसमें शामिल होना चाहते हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके स्वयं को रजिस्टर करा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। संविधान संशोधन अधिनियम जिसने नागरिकों को सहकारी समितियों के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है। आपके विकल्प हैं 88वां संशोधन, 89th 89वां संशोधन, 92nd या 92वां संशोधन की 97वां संशोधन। संविधान संशोधन अधिनियमों के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि 2011 का 97th यानी 97वां संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों से संबंधित है। 2011 के इस अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में इसने संविधान में महत्वपूर्ण रूप से 3 परिवर्तन किए, जैसे कि इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। साथ ही इसमें संविधान के अनुच्छेद 43B के तहत जो नीति निदेशक तत्वों के तहत आता है, उसमें राज्य की नीति के एक तत्व के रूप में सहकारी समितियों के प्रचार पर इसे शामिल किया गया। साथ ही इसने संविधान में एक नए भाग को 9B को जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243ZH से 243ZT को शामिल किया जाता है और यह है कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारी समितियों से संबंधित है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि नागरिकों को सहकारी समितियों के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाला संविधान संशोधन अधिनियम है 97th यानी 97वां संशोधन और हमारा उत्तर हो जाएगा डी। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में सरकार के द्वारा अनेक राज्यों में कार्य करने वाली सहकारी समितियों के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक को पेश किया गया है। यह विधेयक बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करने, चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने, निगरानी तंत्र में सुधार करने और बहुराज्य सहकारी समितियों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य बहुराज्य सहकारी समितियों में धन जुटाने को सक्षम करने के अलावा इससे संबंधित बोर्डों की संरचना में सुधार करना और वित्तीय अनुशासन को भी सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य एक वन्यजीव अभयारण्य और आंध्र प्रदेश में स्थित एक हाथी रिजर्व है। भारतीय हाथी आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। हाथीदांत के अवैध व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन शिकार चलाया गया था। आपको ये बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है। आपके विकल्प हैं केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 की 1, 2 और 3। कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह है एशियाई हाथियों की आबादी वाला आंध्र प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है। इस रूप में यह एक वन्यजीव अभयारण्य और आंध्र प्रदेश में स्थित हाथी रिजर्व है। यहाँ पे हाथी के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जंतु भी पाए जाते हैं, जिनमें स्लॉथ वियर और स्लेंडर लॉरिस महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं राजकीय पशु की, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह ब्लैक बक है, जिसे भारतीय मृग के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि 3 ऐसे राज्य हैं जिनका राजकीय पशु हाथी है। ये राज्य हैं झारखंड, कर्नाटक और केरल। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखेंगे कि हाथी दांत के अवैध व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन शिकार को चलाया गया था। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि जब हम सही कथन की पहचान करने जाएंगे तो इसमें पहला जो कथन है वह सही है,
तीसरा जो कथन है वह सही है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रेंट रेखा का सबसे अच्छा विवरण है? यह मानचित्र पर एक रेखा है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को चिन्हित करती है। यह एक काल्पनिक विभाजन है जो दुनिया को अमीर उत्तर और गरीब दक्षिण में विभाजित करता है। यह भारत और मालदीव के बीच समुद्री सीमा बनाता है कि फिनलैंड ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शीतकालीन युद्ध के लिए सोवियत संघ के खिलाफ एक रक्षात्मक रेखा के रूप में बनाया था। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। जैसे ही भारत ने 2022 से 2023 के लिए G20 समूह के देशों की अध्यक्षता को ग्रहण किया, भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज होगा जो अन्यथा ऐसे मंचों में कम प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य तौर पर अगर हम कहें तो वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ से तात्पर्य है विकासशील देशों का समूह जो ग्लोबल नॉर्थ यानी विकसित देशों की तुलना में कम विकसित हैं और विकास के कई पक्षों पर अभी भी आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। काल्पनिक तौर पर इसे एक लाइन जिसे हम ब्रेंट लाइन के नाम से जानते हैं इससे विभाजित करके दिखाया जाता है, जिसमें ब्रेंट लाइन से उत्तर के राज्य अधिक विकसित हैं यानी इन्हें ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है, जबकि इसके दक्षिण के राज्य कम विकसित यानी ग्लोबल साउथ के देशों के रूप में दिखाई देते हैं। आप इस चित्र में इसे देख सकते हैं। इस रूप में देखा जाए तो ब्रेंट रेखा का सबसे अच्छा विवरण है कि यह एक काल्पनिक विभाजन है जो दुनिया को अमीर उत्तर और गरीब दक्षिण में विभाजित करता है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। आप इस सारणी में कुछ और लाइंस को भी देख सकते हैं, जैसे कि मैगिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के मध्य है, ओडरनीस लाइन पोलैंड और जर्मनी के मध्य है, रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान से संबंधित है, इसी प्रकार से ब्लू लाइन लेबनान इजराइल से संबंधित है और ग्रीन लाइन का संबंध रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और टर्किश साइप्रस के बीच से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यह है गामा रे बर्स्ट व्यापक लेकिन बेहद चमकदार उच्च ऊर्जा वाली लघु गामा विकिरण है जो ब्रह्मांड में बड़े सितारों के नष्ट होने या मरने पर निकलती हैं। गामा रे बर्स्ट से संबंधित ऊर्जा हमारे सूर्य द्वारा अपने पूरे जीवन काल में उत्सर्जित की जा सकने वाली ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है। आपके विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, दोनों की कोई भी नहीं। गामा किरण विस्फोट जिसे गामा रे बर्स्ट के नाम से जाना जाता है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली घटनाएं हैं जिनका पता अरबों प्रकाश वर्षों से लगाया जा सकता है। खगोलविद गामा किरण विस्फोट यानी गामा रे बर्स्ट को इस आधार पर लंबे या छोटे के रूप में वर्गीकृत करते हैं कि क्या घटना 2 सेकंड से अधिक घटी या फिर कम समय तक चली। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये गामा रे बर्स्ट व्यापक लेकिन बेहद चमकदार उच्च ऊर्जा वाली लघु गामा विकिरण है जो ब्रह्मांड में बड़े सितारों के नष्ट होने या मरने पर निकलती हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि गामा रे बर्स्ट से संबंधित ऊर्जा हमारे सूर्य के द्वारा अपने पूरे जीवन काल में उत्सर्जित की जा सकने वाली ऊर्जा से कई गुना ज्यादा होती है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि गामा रे बर्स्ट से संबंधित दोनों जो कथन हैं वह सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2022 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3।
संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक को मंत्री के द्वारा या फिर निजी सदस्य के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक सदन में संविधान संशोधन विधेयक को अलग से पारित करना अनिवार्य है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक पारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें दूसरा और तीसरा जो हमारा कथन है वह सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे की, आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड पर, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार के वंशज प्रद्योत माणिक्य देव वर्मन के द्वारा, जो त्रिपुरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष हैं और जिनका दबदबा त्रिपुरा राज्य में लगातार बढ़ रहा है, उनके द्वारा एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग को किया गया है। उनके अनुसार ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का उद्देश्य राज्य में स्वदेशी समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित करना है। यदि हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि त्रिपुरा 13वीं शताब्दी के अंत से 1949 में भारत सरकार के साथ विलय करने पर माणिक्य राजवंश के द्वारा शासित एक राज्य हुआ करता था। इसमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग जो हाल में उठाई गई है वह त्रिपुरा राज्य के जनसांख्यिकी में परिवर्तन के संबंध में स्वदेशी समुदायों की चिंता से उत्पन्न होती है, जिसने उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया है। यह 1947 से 1971 के बीच तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से बंगालियों के विस्थापन के चलते देखा गया है। इसमें आंकड़े बताते हैं कि 1881 में जो आदिवासियों की आबादी थी वह लगभग 63% से ज्यादा थी, जो 2011 तक घटकर लगभग 32% तक ही देखी गई है। इसी के चलते एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग की जा रही है, जो त्रिपुरा के क्षेत्र में जनजातियों के लिए एक पृथक राज्य की मांग से संबंधित है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि यह मांग केवल त्रिपुरा के भीतर ही सीमित नहीं है, अपितु यह त्रिपुरा की जनजातियों यानी त्रिपुरियों से संबंधित उन क्षेत्रों को भी शामिल करने की बात करती है जो असम, मिजोरम आदि क्षेत्रों में विद्यमान है। साथ ही इसमें बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को भी शामिल करने की बात की गई है, जहां पर त्रिपुरी जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन सब कारणों के चलते मुद्दा और जटिल हो जाता है। हमें यह भी समझना होगा कि त्रिपुरा राज्य में जनजातियों के संरक्षण के लिए एक विशिष्ट प्रकार की जिला परिषद का निर्माण किया गया है। यह त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद है, जिसका गठन 1985 में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत किया गया था, ताकि जनजातीय समुदायों के विकास, अधिकारों तथा सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित किया जा सके। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के पास विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं और यह राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2/3 क्षेत्र को कवर करता है। इस परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 28 निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 20 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हालांकि इस प्रकार के विविध प्रावधानों के बावजूद ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करता है जिसमें संपूर्ण त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्र एक अलग राज्य होगा। इसको आप इस मानचित्र में भी देख सकते हैं, जिसमें त्रिपुरा लैंड को दर्शाया गया है। इसके अलावा यह त्रिपुरा के बाहर रहने वाले त्रिपुरियों और अन्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक समर्पित निकायों का भी प्रस्ताव करता है। इस प्रकार त्रिपुरा राज्य में जनजाति संरक्षण के लिए विविध उपायों को किए जाने के बावजूद भी यह मांग देखी जा रही है। क्योंकि अगले साल त्रिपुरा राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए इस मामले का राजनीतिकरण भी देखा जा रहा है, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।